गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट, जो आज हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, जो हमारी मॉडर्न थिंकर की सीरीज चल रही थी, इसी मॉडर्न थिंकर की सीरीज में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सी एच कूले, चार्ल्स हॉर्टन कूले। देखिए, सी एच कूले की, जहाँ सी एच कूले का नाम आता है, कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद या समाजीकरण के आपके सिद्धांत के बारे में आपको बहुत ज्यादा याद किया जाता है। साथ ही साथ जितनी भी थ्योरीज है सोशलाइजेशन से रिलेटेड, हम सोशलाइजेशन में चाहे हम जॉर्ज हर्बर्ट मीड है, चाहे हम सिगमंड फ्रायड है, हम किसी भी की थ्योरी को ले, तो कहीं ना कहीं चार्ल्स कूले की जो लुकिंग ग्लास थ्योरी थी, आत्मदर्पण का सिद्धांत जिसको बोला जाता है, वो आज भी समाजीकरण के क्षेत्र में मील का पत्थर है। तो आज मैं आप सभी को पढ़ाने जा रही हूँ चार्ल्स हर्टन कूले। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं सी एच कुले के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगी। जैसे आप देख ही रहे हैं यहाँ स्लाइड में, सी एच कुले का जन्म 1864 को हुआ था और 1929 में इनकी मृत्यु हो गई थी। स्टूडेंट, सी एच कूले को अगर हम बात करें प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के क्षेत्र में, साथ ही साथ आपकी प्राथमिक समूह की अवधारणा और साथ ही साथ समाजीकरण के क्षेत्र में जो आपका प्रमुख योगदान रहा है, वो रहा है आपके आत्मदर्पण के सिद्धांत से, लुकिंग ग्लास थ्योरी। सी एच कूले जो थे, सी एच कूले ने जहां प्राथमिक समूह के संदर्भ में अपनी विस्तृत विचारधारा दी, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह, वहीं आपने कहीं ना कहीं समाजीकरण के क्षेत्र में आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया था, जिस आत्मदर्पण के सिद्धांत के माध्यम से उनकी पहचान वैश्विक पटल पे स्थापित हो गई थी। देखिए, मैं यहाँ मैंने मेंशन भी किया है प्राथमिक समूह की अवधारणा के संबंध में ये, और वे अमेरिकी सांकेतिक अंतःक्रियावाद यानी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी सिद्धांत के शिकागो संप्रदाय में जॉर्ज हर्बर्ट बीड के समकालीन प्रथम अग्रणी समाजशास्त्री थे। देखिए, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने जहां मैं और मुझे का सिद्धांत दिया, वहीं चार्ल्स कूले ने लुकिंग ग्लास थ्योरी दी थी। प्रारंभ अगर देखिए, हम अगर प्रारंभिक संस्थापक अगर हम देखें, डार्विन की बात करें, तो उन्होंने उद्विकास की बात की थी। उद्विकास में जहां कहीं ना कहीं लोग धर्म द्वारा प्रेरित थे, वहीं जो कूले थे वो कला, यहाँ मैंने मेंशन भी किया था, वो कला प्रेमी और रूमानी प्रकृति वाले व्यक्ति थे। जहां चार्ल्स डार्विन ने प्रकृतिवाद के सिद्धांत, उद्विकास के सिद्धांत की अवधारणा दी, वहीं उन्होंने कलात्मकता की ओर अपना रुझान दिखाया और समाजीकरण के क्षेत्र में आपने आत्मदर्पण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अधिकांश उनके जो साथी थे ना स्टूडेंट, वो समाजशास्त्र को कठोर वस्तु पर, ध्यान देना यहाँ इस बात पर, अधिकांश उनके साथी समाजशास्त्र को कठोर वस्तुपरक प्रत्यात्मक विज्ञान बनाना चाहते थे। वहीं कूले जो थे वो आदर्शवादी थे और वो कल्पना में विश्वास करते थे। इसलिए कूले को सबसे पहला मानवतावादी समाजशास्त्री माना जाता है। ये क्यों माना जाता है? क्यों कहीं ना कहीं उनका रुझान कलात्मकता की ओर था और वो मनुष्य के क्रियाकलापों की ओर ध्यान देते थे। देखिए, लुकिंग ग्लास थ्योरी, आत्मदर्पण का सिद्धांत, कूले का जो यह सिद्धांत था, उनका मानना था, देखिए, समाज व्यक्ति के लिए दर्पण का कार्य करता है। दर्पण का मतलब होता है शीशा। आप सभी के घर में शीशे होंगे। जब हम कभी तैयार होते हैं, ये नए वस्त्र धारण करते हैं, कोई नई ड्रेस पहनते हैं, हम सबसे पहले शीशे के सामने जाते हैं। उसको तो छोड़िए, जब आप मॉल में या कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, तो आप जब कपड़ों को खरीदते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले उन्हें पहनकर देखते हैं और फिर शीशे के सामने खड़े होकर ये अंदाजा लगाते हैं कि अमुक ड्रेस मेरे ऊपर कैसी लग रही है। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर। मैं थोड़ा सा तुम्हें कूले का आत्मदर्पण का सिद्धांत बताऊंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा इसी से संबंधित है। जिस प्रकार हम ड्रेस को दर्पण में देखकर ये अंदाजा लगाते हैं, कई बार हमें लगता है नहीं ये तो अच्छी नहीं लग रही है, कलर हमारे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है, या कहीं जो ड्रेस होती है पहनते ही साथ हमारी खिल जाती है, फिर हम सोचते हैं हम तो यही ड्रेस लेंगे। तो अगर मैं कूले की बात बताऊं, तो कूले क्या कहते थे स्टूडेंट? कूले कहते थे कि समाज व्यक्ति के लिए दर्पण का कार्य करता है। ड्रेस को तो छोड़ दीजिए, अब हम अच्छे हैं बुरे हैं, हम कैसे हैं,
हम अपना आत्म का मूल्यांकन दूसरों की नजर में करते हैं। जब हमें बहुत से लोग कहते हैं, अरे ये लड़की बहुत होशियार है, इसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, खाना बहुत अच्छा बनाती है, तो जब हम अपने आत्म का मूल्यांकन अपने आप ना करके सामने वाले के दृष्टिकोण से करते हैं, और उसी के आधार पर मैं अपने बारे में ये राय बना लेती हूँ। जैसे सामने वाले ने मुझे कहा मैडम बहुत अच्छा पढ़ाती है, ठीक है, फिर मुझे लगा हाँ मैं थोड़ा अच्छा पढ़ाती हूँ। फिर दूसरे व्यक्ति ने कहा, किसी बच्चे ने मुझे यूट्यूब पे कमेंट किया, तो मैंने सामने वाले की नजरों के माध्यम से जो उन्होंने मेरे आत्म का मूल्यांकन किया, उसके आधार पर मैंने अपने बारे में ये राय बना ली कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ। तो कहने का मतलब बच्चों, जब व्यक्ति समाज के संपर्क में आता है, तो समाज की नजरों में वो अपने आप को, अपने व्यवहारों का, अपने आत्म का मूल्यांकन करने की कोशिश करता है, और सामने वाला जैसा उसके बारे में समझने लगते हैं, वो अपने बारे में वैसी ही धारणा विकसित कर लेता है। जैसे बहुत लोग कहते हैं, अरे ये व्यक्ति बहुत बुरा है, ये सबको परेशान करता रहता है, ठीक है, कहीं अरे भाई तुम तो सबको परेशान करते रहते हो, तो व्यक्ति ये समझने लगता है कि मैं बुरा ही हूं। तो कहने का मतलब, समाज व्यक्ति के लिए दर्पण का कार्य करता है, जिसमें व्यक्ति अपनी छवि देखता है और दूसरे उसके बारे में क्या बोलते हैं, उसी के आधार पर वह अपनी धारणा विकसित कर लेता है, जिसे कहते हैं लुकिंग ग्लास थ्योरी या आत्म दर्पण का सिद्धांत। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट जो कूले थे, कूले ने व्यक्ति, यहाँ देखिए आपने, मैंने फर्स्ट हेडिंग में लिखा है व्यक्ति, समाज और शरीर और आत्मा के द्वैतवाद को समाप्त करने का और इसके स्थान पर इनके बीच अंतर संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। देखिए कई लोग क्या करते थे, वो कहते थे व्यक्ति, समाज, शरीर और आत्मा, इसमें द्वंद्व चलता रहता है। द्वंद्व इन द सेंस, कौन आगे निकलता है, कौन जीत पाता है। उन्होंने कहा ये नहीं होता, ये उन्होंने इनके द्वैतवाद को संबंध करके इनके बीच अंतर संबंध स्थापित किया। वो क्या कहते हैं, व्यक्ति और समाज का संबंध है, जो कि मैंने अभी अभी आपको आत्मदर्पण के सिद्धांत के बारे में बताया। फूले क्या कहते हैं, व्यक्ति और समाज के बीच क्या है, अंतर संबंध है। इसी प्रकार शरीर और आत्मा के बीच और व्यक्ति के बीच, व्यक्ति जब तक, ऐसा माना जाता है, देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात, व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक ये माना जाता है उसकी आत्मा उसके शरीर में निवास करती है, ठीक है। शरीर जो होता है, शरीर सुचारू रूप से चलता रहता है, तो उसकी आत्मा भी साथ बनाए रखती है। जैसे ही व्यक्ति के शरीर जो होता है, हम कहते हैं ना व्यक्ति मर गया, तो ऐसा माना जाता है उसकी आत्मा उस शरीर में से निकल जाती है। तो कूले क्या कहते हैं, कूले कहते हैं कि तीनों अलग अलग नहीं है, व्यक्ति, समाज और शरीर और आत्मा, ये बिल्कुल भी अलग नहीं है, पर इनके बीच क्या होता है, इंटर रिलेशन होता है, अंतर संबंध स्थापित करने का प्रयास कूले ने किया है। उन्होंने प्रकारात्मक और सावयवी समष्टि के रूप में इसकी कल्पना की है। सामाजिक विज्ञानों की मूल समस्या व्यक्ति और सामाजिक व्यवस्था के बीच पारस्परिक संबंधों को खोजने में की है। देखिए कूले ने क्या किया है, कूले ने व्यक्ति और सामाजिक व्यवस्थाएं, जो सोशल सिस्टम होता है और व्यक्ति होता है, उनके बीच पारस्परिक संबंध, जैसा कि मैंने अभी अभी ऊपर भी तुम्हें यहां बताया, व्यक्ति, समाज और शरीर और आत्मा, इसके बीच संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया। और कूले ने इसी प्रकार इनके बीच संबंधों को भी खोजने की कोशिश की है। कूले के अनुसार व्यक्ति और समाज की अवधारणाओं की व्याख्या एक दूसरे के संदर्भों में ही की जा सकती है। देखिए कूले क्या कहते हैं, जो व्यक्ति होता है और समाज होता है, इनकी अवधारणाओं की व्याख्या एक दूसरे के संबंधों के संदर्भ में ही की जा सकती है, क्योंकि मानवीय जीवन सामाजिक समागम का अनिवार्य प्रतिफल होता है, ठीक है। तो कूले सब व्यक्ति और समाज की अवधारणाओं की व्याख्या एक दूसरे के संदर्भ में ही करते हैं। कूले ने परंपरा के एक विरोधी रूप में, मतलब वो कूले जो होता है परंपराओं के विरोधी के रूप में अपनी छवि बनाई। इसका मतलब था कूले परंपराओं के विरोधी थे। मैंने ऊपर से क्लियर करती आ रही हूं, कूलों ने अपनी छवि बनाई, उन्होंने अपने आप को एक समाजशास्त्री कहा जाना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो क्या कहते थे अपने आप को, उन्होंने कहना था कि जो हमारे समाज है, व्यक्ति है, और साथ ही साथ इनके बीच बहुत इंटर रिलेशन पाया जाता है, यानी अंतर संबंध पाया जाता है।
और साथ ही साथ जो ये परंपरा है वो उसको नहीं मानते थे। वो अपने आप को समाजशास्त्री कह जाना भी स्वीकार नहीं करते थे। इसके विपरीत उन्होंने इतिहास, दर्शन और सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान को घुलने मिलाने का प्रयत्न किया। घुलने मिलने का कैसे किया, देखिए सुनिए। कूले ने आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया। जब उन्होंने ये सिद्धांत दिया, कहीं ना कहीं उन्होंने मनोविज्ञान को समाज के साथ सामाजिक मनोविज्ञान की बात की थी कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के माइंड के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर क्या पड़ता है, समाज का प्रभाव पड़ता है। समाज क्या होता है, समाज व्यक्ति को प्रभावित करता है। हमारे बारे में दूसरे व्यक्ति राय बना लेते हैं, हम उसी को मानने लगते हैं। तो कहने का मतलब, कूले ने अपने आप को समाजशास्त्री स्वीकार नहीं करते थे। वो कहते थे कि इतिहास, दर्शन और सामाजिक विज्ञान, ये तीनों मतलब क्या है, आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। इस प्रकार कूले का अगर हम बात करें तो उनके जो आत्मदर्पण का सिद्धांत था और प्राथमिक समूह की उनकी जो अवधारणा थी, उन्हें समाजशास्त्रीय जगत में अमर बना दिया। आत्म यानी स्वयं, सेल्फ, सेल्फ जिसे कहते हैं, आत्म यानी सेल्फ। सेल्फ का मतलब आत्म किसे कहते हैं, जैसे मैंने अभी अभी तुम्हें थियोरीज बताई थी कि दूसरे व्यक्ति हमारे बारे में हमें अच्छा बोल रहे हैं या बुरा बोल रहे हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे आत्म का निर्माण होता है। फिर से ध्यान से सुनिए। मैंने अभी अभी तुम्हें लुकिंग ग्लास थ्योरी यानी आत्मदर्पण का सिद्धांत बताया था, जिसमें क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति हमारे बारे में धारणा बनाता है। व्यक्ति होशियार है, ठीक है, बुद्धिमान है, चतुर है, ठीक है। कई बार लोग कहते हैं, अरे आप तो तुरंत जवाब दे देते हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं। जब कई लोग ऐसा बोल देते हैं तो हमारे हमारे अंदर अपने आत्म का निर्माण हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं स्वयं या सेल्फ। सेल्फ कहते हैं दूसरे जो हमारे बारे में बोलते हैं, उसके आधार पर अपने बारे में, अपने आत्म का निर्माण, अपने अपने आप को अच्छा या बुरा बना लेना। तो आत्म व्यक्ति का व्यक्तिगत भाव दूसरों के द्वारा जिस प्रकार प्रतिबिंबित और परिवर्तित होता है, इसे ही कूले ने आत्मदर्पण कहा है। इसी विचार को बाद में विलियम जोन्स और जॉर्ज हर्बर्ट वीन ने विस्तार से स्वयं के सिद्धांत की रचना की है। उनके प्राथमिक समूह की अन्य चिरस्थायी अवधारणा प्रत्यक्ष, गहन और घनिष्ठ संबंधों को प्रकट करती है। कूले ने बृहत एवं अधिक विषाक्तता युक्त एकत्रित समूह के साथ की। इसी समूह को बाद में उन्होंने द्वितीयक समूह का भी नाम दिया। देखिए, प्राथमिक समूह उन्हें कहते हैं स्टूडेंट, जिसमें व्यक्ति हम की भावना के द्वारा बंधा हुआ होता है। आमने सामने के संबंध होते हैं। आमने सामने के संबंध मतलब हमारे परिवार, हमारे पास पड़ोस से जिनको हम जानते हैं, ठीक है, आमने सामने की स्थिति में वार्तालाप करते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं हम की भावना द्वारा बंधे रहते हैं। कूले ने प्राथमिक समूह बोला है। और ऐसे समूह को, प्राथमिक समूह की तुलना में ऐसे समूह जो दूर दूर होते हैं, ठीक है, विषाक्तता युक्त मतलब उनमें संबंध नहीं होते, एक दूसरे को पहचानते नहीं है। यहाँ अभी अभी एक वर्ड मैंने तुम्हें बताया है, यहाँ आप देख सकते हैं, विषाक्तता युक्त। विषाक्तता युक्त मतलब दूसरे को नहीं जानना, दूर रहना, एक दूसरे को नहीं समझना। तो इसी को बाद में कूले ने क्या किया, सेकेंडरी ग्रुप बोला। सेकेंडरी ग्रुप, द्वितीयक समूह का नाम दिया उसे। तो कूले क्या कहते थे, द्वैतिक समूह। वो क्या कहते थे, इस समूह के सदस्य में कभी भी प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होते। प्रत्यक्ष मतलब आमने सामने के संबंध, जैसे हमारे परिवार, पड़ोस, हमारे कार्यस्थल या हमारे नजदीकी लोगों से होते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्राथमिक समूह। और कूले कहते हैं इस प्रकार द्वितीयक समूह क्या है, इस प्रकार के समूह के सदस्यों में विरले ही हम कभी प्रत्यक्ष संपर्क में होते हैं। परिवार तथा मित्रता समूह प्राथमिक समूह है, और श्रमिक संघ और राजनीतिक दल द्वितीयक समूह के कुछ उदाहरण हैं। ध्यान से समझना। हमारा परिवार, जो मैं अभी अभी बोल रही थी आपसे, हमारा परिवार और हमारा मित्र समूह यानी हमारी मित्र मंडली, ये हमारा प्राइमरी ग्रुप है, जिन्हें हम प्राथमिक समूह कहते हैं। और जो जितने भी जैसे लेबर यूनियन है, पॉलिटिकल पार्टीज है, ये सब हमारे लिए सेकेंडरी ग्रुप हो गए, क्योंकि हम प्रत्यक्षतः सबको थोड़ी ना जानते हैं। हाल ही में आपको पता है, लोकसभा सामान्य निर्वाचन की प्रक्रिया गतिमान है। आज ईद है, 11 तारीख है, आज ईद का अवकाश है।
हालांकि लेकिन हमारी इलेक्शन में ड्यूटी लगी है, तो हम सभी अपने लोकसभा निर्वाचन में गतिविधियों में संलग्न है। ले- मैं जैसे टीवी पे अक्सर देखती रहती हूँ, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, टिकटों का बंटवारा, अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा। कहने का मतलब हम सबसे परिचित नहीं हैं। परिचित इन द सेंस हम टीवी पे भले ही उनसे देख रहे हैं, लेकिन हम आमने सामने के प्रत्यक्ष संबंधों के द्वारा बंधे हुए नहीं हैं। इसलिए उन्होंने श्रमिक संघ और राजनीतिक दल, बहुत ध्यान देना, तुमने जेआरएफ में कई बार कंफ्यूज हो जाते हो प्राइमरी ग्रुप्स और सेकेंडरी ग्रुप्स में। तो द्वितीयक समूह राजनीतिक दल क्या हो गया हमारा द्वितीयक समूह। यहाँ आती है चार्ल्स हॉटन कूले की प्रमुख पुस्तकें। फर्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये उनकी पुस्तक, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, जो कि आपने सन 1902 में प्रकाशित की थी। फिर है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो 1909 में प्रकाशित हुई। फिर है सोशल प्रोसेस, जो 1918 में प्रकाशित हुई। लाइफ एंड द स्टूडेंट, जो कि 1927 में प्रकाशित हुई थी। तो बच्चों, जो मैं ये सीरीज बना रही हूँ, आप ध्यान रखना, इस इलेक्शन की ड्यूटी के समय मैं बहुत ही टाइम बचा के किसी तरीके से मैनेज करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, सिर्फ इसीलिए कि आप सभी यूजीसी नेट की तैयारी अपने ऑन द ट्रैक रखे, ट्रैक पर रखे। ठीक है, आपकी ट्रेन पटरी से ना उतर जाए। इसलिए जो मैं ये सीरीज बना रही हूँ ना मॉडर्न थिंकर्स की, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एक एक चीज जेआरएफ के लिए मार्केबल है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।